नमस्कार, आपका स्वागत है एबीसी न्यूज हिंदी के इस एपिसोड में। मैं हूं कनु सारदा। आज हम बात करेंगे नेपाल में मचे सियासी तूफान की, जिसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी चर्चा में है। सवाल उठ रहा है कि आखिर नेपाल में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर क्यों लगे, क्यों उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहकर पुकारा जा रहा है। क्या नेपाल में हिंदू राजतंत्र की वापसी की तैयारी हो रही है, और क्या भारत की राजनीति का असर नेपाल पर भी दिखने लगा है? चलिए इन सवालों का जवाब जानते हैं। हाल ही में नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के स्वागत में रैली आयोजित हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि इस रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगाए गए और हिंदू हृदय सम्राट के नारे भी लगे। इस रैली का आयोजन नेपाल की राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और अन्य संगठनों ने किया था। यह वही पार्टी है जो नेपाल में राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि नेपाल में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर क्यों लगाए गए? क्या नेपाल में हिंदू राजतंत्र की वापसी की तैयारी हो रही है? क्या नेपाल की राजनीति में हिंदुत्व की एंट्री होने वाली है? और इस पूरे घटनाक्रम का भारत नेपाल रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? आज हम इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। नेपाल में ये पोस्टर अचानक नहीं लगे। दरअसल नेपाल में इन दिनों राजशाही की वापसी को लेकर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। हाल ही में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने पूरे नेपाल का दौरा किया और जहां जहां गए वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। गलेश्वर धाम, बांगलुक कालिका और पोखरा जैसे स्थानों पर हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया और राजा आओ देश बचाओ जैसे नारे भी लगाए। इस दौरान बाइक रैलियां निकाली गई और जगह जगह रैलियों में हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई गई। अब बात आती है योगी आदित्यनाथ का इससे क्या संबंध है। दरअसल योगी आदित्यनाथ का नेपाल के शाही परिवार से ऐतिहासिक संबंध रहा है। योगी आदित्यनाथ जिस गोरखनाथ मठ के महंत हैं, उसका नेपाल के शाही परिवार से एक धार्मिक रिश्ता रहा है। नेपाल में गोरखनाथ मठ का खास महत्व है और इसे नेपाल के सांस्कृतिक इतिहास का हिस्सा भी माना जाता है। शायद यही वजह है कि नेपाल में हिंदू राजशाही समर्थकों ने योगी आदित्यनाथ को हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर देखा और उनके पोस्टर लगाए। शाह वंश ने 16वीं शताब्दी से 2008 तक नेपाल पर शासन किया था। 2008 में नेपाल से राजतंत्र का अंत हुआ और उसे एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। लेकिन आज नेपाल के हालत बदले नजर आ रहे हैं। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की नेपाल यात्रा में लाखों लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। गलेश्वर धाम से लेकर बागलुंग कालिका तक जहां भी ज्ञानेंद्र शाह गए, राजा आओ देश बचाओ जैसे नारे सुनाई दिए। हाल ही में पोखरा में पूर्व राजा वीरेंद्र की मूर्ति का अनावरण हुआ, जिसमें हजारों की भीड़ ने भाग लिया और राजतंत्र का राष्ट्रगान भी गाया गया। नेपाल की मौजूदा सरकार और सत्ताधारी दलों पर जनता का गुस्सा साफ दिख रहा है। पिछले कई सालों से नेपाल में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अव्यवस्था से लोग काफी परेशान हैं। खासकर माओवादी सरकार को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। कई लोगों का कहना है कि मौजूदा सरकार चीन के प्रभाव में काम कर रही है और नेपाल की सांस्कृतिक पहचान को कमजोर कर रही है। ऐसे में एक बड़ा वर्ग है जो फिर से नेपाल को हिंदू राष्ट्र और राजशाही व्यवस्था में देखना चाहता है। नेपाल में सेना प्रमुख का बयान भी इसी गहमा गहमी को बढ़ा देता है।
उन्होंने कहा कि हम जनता की सेना है और अंततः जनता की इच्छाओं के अनुसार ही काम करेंगे। इससे साफ हो गया कि नेपाल की सेना भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। उनका यह बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि नेपाल में सेना का इतिहास राजशाही से जुड़ रहा है। नेपाल में लगातार उठती राजतंत्र की मांग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश फिर से हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है? क्या नेपाल के लोग अब लोकतंत्र से उब चुके हैं? और क्या भारत की हिंदुत्व राजनीति का असर नेपाल में भी देखने को मिल रहा है? नेपाल की राजनीतिक स्थिति इस समय बेहद अस्थिर है। जनता मौजूदा सरकार से परेशान है और देश में विकल्प की तलाश हो रही है। ऐसे में राजशाही समर्थकों ने इस मौके को भुनाने की कोशिश शुरू कर दी है। आरपीपी यानी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, जो कि राजशाही समर्थक पार्टी है, इस आंदोलन का नेतृत्व भी कर रही है। नेपाल में राजशाही की वापसी सिर्फ सियासी मुद्दा नहीं, बल्कि नेपाल की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से भी जुड़ा है। 2008 तक नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, लेकिन उसके बाद नेपाल को सेक्युलर घोषित कर दिया गया। अब जब मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के आरोप लग रहे हैं, तो जनता एक बार फिर पुराने दिनों को याद कर रही है। नेपाल के वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि मौजूदा सरकारों की विफलता और भ्रष्टाचार के चलते लोगों में निराशा है। इस निराशा के कारण लोग पुराने राजतंत्र के दिनों को याद कर रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यह लहर अभी इतनी मजबूत नहीं है कि नेपाल फिर से राजतंत्र की ओर लौट जाए। आज की राजनीति में राजशाही का कोई ठोस आधार नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि जनता मौजूदा सरकार से नाराज है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे राजशाही को वापस लाना चाहते हैं। इसके बावजूद नेपाल के राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर राजशाही समर्थक दलों को जनता का समर्थन मिल गया तो नेपाल में बड़ा सियासी बदलाव संभव है। नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकिशोर का कहना है कि नेपाल में 250 साल तक राजशाही रही है। इस व्यवस्था से लाभ उठाने वालों की संख्या भी कम नहीं हुई है। ऐसे में लोग राजशाही की वापसी के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह राजनीतिक बयानबाजी से बचते हैं, लेकिन उनके समर्थक जोर शोर से कह रहे हैं कि नेपाल में फिर से हिंदू राजतंत्र आना चाहिए। आरपीपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र मिश्रा का कहना है कि मौजूदा सरकार की नीतियों से लोगों का मोह भंग हो गया है और वो पुराने राजशाही दिनों को याद कर रहे हैं। वहीं भारत के प्रभाव की बात करें तो नेपाल का राजनीतिक और सांस्कृतिक रिश्ता भारत से हमेशा गहरा रहा है। नेपाल 3 तरफ से भारत से घिरा है और भारत की राजनीति का असर नेपाल पर साफ नजर आता है। गोरखनाथ मठ, जो नेपाल के शाहवंश से ऐतिहासिक रूप से जुड़ा है, उसकी छवि भी नेपाल में मजबूत है। योगी आदित्यनाथ के पोस्टर और नारे इस बात के संकेत हो सकते हैं कि नेपाल में हिंदुत्व विचारधारा के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। भारत की बीजेपी सरकार हमेशा से हिंदू राष्ट्रवाद की बात करती रही है और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाए रखने का समर्थन भी करती रही है। 2006 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा था कि नेपाल की मूल पहचान हिंदू राष्ट्र के तौर पर है और इसे माओवादियों के दबाव में खत्म नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि 2015 में जब नेपाल ने नया संविधान अपनाया और खुद को सेक्युलर घोषित किया तो भारत ने इसे स्वीकार किया था,
लेकिन अब जब नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग फिर से जोर पकड़ रही है, तो भारत की भूमिका भी अहम हो सकती है। नेपाल में मौजूदा हालात को लेकर कई विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों की नाराजगी का फायदा उठाकर कुछ समूह राजतंत्र की वापसी की मांग को हवा दे रहे हैं। लेकिन ये मांग कितनी मजबूत है, ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसलिए किसी भी बदलाव के लिए संविधान संशोधन जरूरी होगा, जो फिलहाल असंभव सा नजर आता है। नेपाल में मौजूदा राजनीति को लेकर भी चर्चा है कि कम्युनिस्ट पार्टी और माओवादियों की सरकारों लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है। लोगों का भरोसा टूटता जा रहा है। ऐसे में राजतंत्र की वापसी की मांग करने वाले इस असंतोष को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या राजतंत्र की वापसी से नेपाल की समस्याएं हल हो जाएंगी? क्या विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी समस्याएं हल हो जाएंगी? इस पर विशेषज्ञ भी सवाल उठाते हैं। उनका मानना है कि मौजूदा असंतोष को सुधार के जरिए सुलझाया जा सकता है, ना कि राजतंत्र की वापसी से। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। भारत हमेशा से नेपाल का करीबी पड़ोसी रहा है, लेकिन भारत को भी यह देखना होगा कि नेपाल में लोकतंत्र मजबूत रहे, ताकि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और राजनीतिक रिश्ते बेहतर बने रहें। तो क्या नेपाल में हिंदू राष्ट्र की वापसी होगी? क्या योगी आदित्यनाथ जैसे हिंदुत्व नेताओं का प्रभाव नेपाल में भी बढ़ेगा? क्या भारत इस घटनाक्रम में कोई अहम भूमिका निभाएगा? ये सवाल आने वाले दिनों में और भी गहरे होंगे। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि नेपाल में राजशाही की वापसी होनी चाहिए? क्या नेपाल में हिंदुत्व की राजनीति फिर से सिर उठा रही है? क्या नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए? क्या योगी आदित्यनाथ का नाम और पोस्टर नेपाल में बदलाव की आहट है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मुद्दों पर हमारी बात आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ